राहुल गांधी बहुत ही जल्द नेक्स्ट पीएम बनने वाले हैं। राहुल गांधी will be the next prime minister of this country. भले ही आज वेस्ट बंगाल के हर कोने में दिल्ली एक वैज्ञानिक देश के कई हिस्सों में बीजेपी की सरकार हो, लेकिन राहुल गांधी साइलेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। पहली बार किसी नेता को एजुकेशन सिस्टम की समस्याओं पर, एजुकेशन सिस्टम के जाल पर, या कह सकते जंजाल पर इतना विस्तार से बात करते थे। आज की वीडियो में आपको समझ में आएगा कि कैसे लगातार चुनाव हारने के बाद भी एजुकेशन सिस्टम का दूसरा राहुल गांधी इतने स्ट्रांग हो गए हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। But I am very confident Rahul Gandhi will be the next prime minister of this country in 2029. देखिए, साल 2018 में जब नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल पीक था, उसी समय कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अपनी सरकार बना लेती है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, इसे सर्टेनिटी राइजर कहा गया। लोगों को लगने लगा कि 3 राज्यों में जीत के बाद शायद कांग्रेस 2019 के जनरल इलेक्शन भी जीत सकती है। ये राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट था। इसके बाद राहुल गांधी लगातार रैलियां करने लगे, भाषण देने लगे और 2019 के लिए अपना विजन तैयार करने लगे। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। लेकिन बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव हुए और नतीजे आए, तस्वीर बिल्कुल अलग थी। कांग्रेस को उम्मीद से कम सीटें मिली थी और बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिली थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी अमेठी भी हार गए। Was unprecedented. The defeat, if you compare it to even 2014, has been decimating across the border. While yes, Rahul Gandhi has had a decent win in Wayanad, his defeat in Amethi. अमेठी की सीट हारने के बाद राहुल गांधी काफी ज्यादा हर्ट हुए, क्योंकि अमेठी में कांग्रेस लगातार 40 साल से जीत रही। 1980 के बाद कांग्रेस अमेठी में कभी नहीं हारी। अमेठी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। राहुल गांधी खुद 3 बार अमेठी से चुनाव जीत चुके थे, लेकिन इस बार वे भी सीट हार गए। इसके बाद स्मृति ईरानी आती हैं और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहती हैं, Mr. Gandhi was very simple, that if he considers himself the tallest leader of the Congress party, he should fight only the seat of Amethi. हम कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिख। इसके बाद राहुल गांधी जनता और मीडिया के सामने आते हैं। वो हार को स्वीकार करते हैं और कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। चुनाव में हार जीत होती रहती है। राहुल गांधी भी पहले कई चुनाव जीत चुके थे, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब राहुल गांधी ने कहा था कि 2019 की हार की जिम्मेदारी मेरी है और इसलिए मैं कांग्रेस पद के अध्यक्ष से इस्तीफा दे रहा हूं। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और समर्थकों का कहना था कि डायनेस्टी, बैगेज, इम्प्लीफाइड मिस्टेक और बैड टाइमिंग की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी है। वहीं उनके आलोचक कह रहे थे कि राहुल गांधी जिम्मेदारी लेना भी नहीं जानते और हार के बाद पार्टी छोड़कर चले गए। बीजेपी समर्थक तो ये तक कहने लगे कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि पार्टी की सीटें लगभग 50 पर आ गई थी और उसका सबसे बड़ा चेहरा भी पीछे हट चुका था। Sweep in Haryana, it is the BJP all the उस समय तक बीजेपी समर्थक राहुल गांधी को पहले से ही पप्पू कहकर टारगेट करते थे, लेकिन अब न्यूट्रल वोटर भी राहुल गांधी की उसी इमेज को देखने लगे। सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियोज, पुराने बयान और मीम्स लगातार वायरल होने लगे। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। सबको लगने लगा कि जो मीम्स बनाए जाते हैं शायद वही सच है, जबकि हकीकत कुछ और थी। आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द है। पूरे बयान से साफ है कि राहुल ने पीएम मोदी का हवाला देकर उन पर तंज कर। पूरे बयान को देखने के बाद साफ था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन छोटी क्लिप के जरिए एक अलग नैरेटिव बना दिया गया। इतना सब होने के बाद सितंबर 2022 में राहुल गांधी एक बड़ा ऐलान करते हैं और वो कहते हैं कि वे भारत के अंदर लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। शुरुआत में बहुत लोगों को यह मजाक लगा, कई लोगों को लगा कि इससे कोई राजनीतिक फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन बाद में राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे ये यात्रा सफल होने लगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ज्यादातर लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी, जनता के बीच समय बिताया। जैसे जैसे यात्रा बढ़ी वैसे वैसे राहुल गांधी की छवि पूरी तरह बदल चुकी थी। साल 2023 में जब यात्रा पूरी हुई तो एक्चुअली में राहुल गांधी की छवि पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लोग पहले राहुल गांधी को हल्के में लेते थे वही लोग अब उन्हें अलग नजरिए से देखने लगे। न्यूज चैनल और राजनीतिक विश्लेषक भी कहने लगे कि राहुल गांधी बदल चुके हैं। 35-minute long speech today amidst the snow, trying to recreate the message that there is still some fight left as far as the main opposition party, the Congress, is left. राहुल गांधी ने खुद भी कहा कि अब वे पुराने राहुल नहीं हैं। आपके दिमाग में मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो पप्पू वाली इमेज थी उसे सबसे बड़ा झटका लगा। उसकी गलतियों को जिस तरह से इम्प्लीफाई किया जाता था वह असर अब कम होने लगा। अब राहुल गांधी को ज्यादा गंभीरता से लेने लगे। यह वह दौर था जहां से राहुल गांधी का राइज शुरू होना दिखाई देने लगा। देश के कई बड़े एजुकेटर, इंटेलेक्चुअल और पब्लिक फिगर्स जिन्हें काफी सम्मान देते हैं, राहुल गांधी की तारीफ करने लगे। नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ही है। अगर राहुल गांधी जी स्वीकारने को तैयार है नेतृत्व, तो हम विरोध क्यों करेंगे? राहुल गांधी देश के नेता है, ये प्रूव किया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही था, क्या राहुल गांधी इस मोमेंटम को 2024 के जनरल इलेक्शन तक कैरी कर पाएंगे? राहुल गांधी ने भी यही तय किया था कि अब इसी इमेज, इसी मोमेंटम को आगे लेकर जाएंगे। इसके बाद विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश शुरू हुई। 18 जुलाई 2023 को इंडिया अलायंस का गठन हुआ। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां शामिल थी। राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा था कि ये गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा और कम से कम 300 सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा था उतना आसान नहीं था। कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 50 से कम सीटों पर सिमट गई थी। दूसरी तरफ कई क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में काफी मजबूत थे। यही वजह थी कि इंडिया अलायंस के अंदर लगातार बहस चलती रही कि गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। ममता बनर्जी का मानना था कि वे एक मजबूत दावेदार हो सकती हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता था कि उन्हें बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए। आरजेडी, डीएमके और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के नेता भी चाहते थे कि उनकी बात को ज्यादा महत्व मिले। एक तरफ राहुल गांधी थे जो अपनी इमेज और नए मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ गठबंधन के भीतर लीडरशिप को लेकर खींचतान चल रही थी। लेकिन समय के साथ ये साफ होने लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। आखिरकार राहुल गांधी इंडिया अलायंस के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आ गए। अब नतीजे आए, इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली। राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें जीतने में सफल हुए और सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस लगभग दुगनी हो गई। जहां पिछले इलेक्शन में कांग्रेस करीब 50 सीटों पर सिमट गई थी, इस बार 99 सीटें जीतकर लोकसभा पहुंची और कांग्रेस पहुंच गई 99। ये राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ी राजनीतिक वापसी मानी गई। इंडिया अलायंस में शामिल कई क्षेत्रीय दलों की सीटें 20-30 के आसपास, लेकिन कांग्रेस ने अकेले 99 सीटें जीती। इन नतीजों ने एक बात साफ कर दी कि कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोगों का वोट बैंक आज भी देश में मौजूद है। हालांकि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस को बहुमत नहीं मिला। लेकिन उसके बाद ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई कि ओपोजिशन के अगर सबसे बड़े लीडर कोई हो सकते हैं तो वो राहुल गांधी है। आपको क्या लगता है इस सब के बारे में हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।